जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने 13 लेक्चर का अध्ययन कर लिया था। यानी कि दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 14 लेक्चर बेटा होने वाला है। चैप्टर फर्स्ट का बेटा लेक्चर नंबर कौन सा है? 14, लेक्चर नंबर 14 दोस्तों। चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 14 होने वाला है दोस्तों। लेक्चर नंबर 13, लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 9 का लिंक दोस्तों आप सभी छात्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप पूरे चैप्टर के सारे लेक्चर सीरियल वाइज दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो प्लेलिस्ट उसके अंतर्गत आपको एक मिलेगी प्लेलिस्ट, जिसका नाम दोस्तों होगा क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या किस नाम से प्लेलिस्ट बनी? क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको चैप्टर फर्स्ट के सारे वीडियो लेक्चर वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। कहने का दोस्तों तात्पर्य क्या है कि सफलता तब आपको मिलेगी जब आपके जो सपने हैं वो बहाने से क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। बहाने कहने का मतलब आप लोग इस समय बहुत अधिक बहाने बनाते हैं कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आज मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हमारा कोचिंग जाने का मन नहीं, मतलब लाखों बहाने पूछे तो आप लोगों में बहाने बनाने के पता नहीं नए नए तरीके सूझते रहते हैं कि कोई कैसे ना कैसे हमको आज ये पढ़ाई ना करना पड़े, ये सब्जेक्ट ना पढ़ना चाहिए। कुछ भाई बहन हमारे ऐसे बहुत करते हैं, हमारे छोटे दोस्त बहुत कुछ लोग ऐसे बहुत करते हैं कि बहाने बनाते बहुत हैं। और दोस्तों यदि आप बहाने बनाएंगे तो जाहिर सी बात सोच लिए बहाना कब बनाया जाता है? जिसको हमको करना नहीं है। और यदि आप बहाने बनाएंगे तो सफल कैसे होंगे? इसलिए कहा सफलता प्राप्त करनी है तो बहाना छोड़कर क्या करिए, अपने कामयाबी में लगिए। बहाने छोड़कर आपके सपने जो हैं, सपने यदि आपके बड़े होंगे तो जाहिर सी बात कामयाबी मिलेगी। इसलिए कोटेशन बहुत अच्छा है, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। अब कोटेशन के अच्छे होने से, हमारे बोलने से सब कुछ थोड़े होने वाला है। आपने सपने तो बहुत बड़े देखे हैं, लेकिन आप कार्य जब करते, जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो लाखों बहाने आ रहा, कहीं दोस्त का फोन आ रहा, कहीं मैसेज आ रहे हैं, कहीं आज वहां जाना है, बात समझना, कहीं वो पार्टी करनी, घर से झूठ बोल के जा रहे हैं, मतलब लाखों बहाने। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, आगे की जिंदगी जीवन आपका आराममय हो, यदि आप ये सब चाहते हैं कि सुखमय है तो आपको ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपने कार्य को बड़े ध्यान पूर्वक करना होगा। यदि आप किसी भी कार्य को ध्यान से, मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इसलिए सपने देखिए, लेकिन सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास करिए। आप बात समझ रहे? सपने आप देखिए अच्छी बात है, लेकिन सपने देखिए तो उसको पूरा करने का पूरा प्रयास तो करिए। ये नहीं सपने देख लिए और पूरा करने का कोई चांस ही नहीं है, कोई कुछ मतलब ही नहीं है। सोच रहे ये बनना, ये हवाओं में देखते रहते। अरे ये सपने देखा है, सोचा है तो उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। और यदि आप बहाने बनाते रहेंगे तो एक भी सपना सफल नहीं होने वाला है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जहां के हैं वहीं पे रह जाएंगे। इसलिए सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपने सपने को साकार करने के लिए आपको उस पे वर्क करना होगा। उसको कैसे हम, उस सपने को कैसे हम साकार करें, उस सपने को कैसे हम प्राप्त करें, उसको उसमें सपने को हम कैसे सफल बनाएं जो हम चाहते हैं, उसके लिए आपको लगातार मेहनत, वो अपना कार्य सफलतापूर्वक करना होगा। तो 100% आप सभी छात्र सफल होंगे दोस्तों। तो बहाने छोड़िए, पढ़ाई की ओर चलिए। और यदि आप बहाने बनाते रहेंगे तो जहां पे हैं वहीं पे रह जाएंगे। और यदि आप बहाने छोड़कर पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं, पढ़ाई में मन लगाते हैं, लगन लगाते हैं, मेहनत करते हैं तो 100% आज नहीं तो कल आप एक हीरे की भांति चमके दो। ठीक है, तो आज नहीं तो कल आप सभी छात्र हीरे की भांति दोस्तों चमकेंगे। तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों मुख्य टॉपिक रहने वाला है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। लिखिए पहले हेडिंग डाल लीजिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे लगा लो, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक दीजिए। का व्यंजक दोस्तों आपको निकालना है। समझ पाए हेडिंग क्या है बेटा? आपसे कहा है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का दोस्तों हमें व्यंजक चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन आपका है, और ये पूछ लेता कभी कभार, ये तो पूछता इसके पहले लगा देता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, या इसी में लगा देता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये तो पूछ लेता है, या पूछ लेता प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसे कहते हैं। तो जो हम इसमें कराएंगे दोनों, यदि आपकी डिफिनेशन पूछता कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसे कहते हैं, उसकी हम इसमें प्रूफ कराएंगे, तो उसकी डिफिनेशन भी लिखवा देंगे लैंग्वेज के साथ में दोस्तों। और पहले आप सबसे पहले देखना क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो पहले सबसे पहले आपको बनाना चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या चाहिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम वर्क करेंगे कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में बनाएंगे, फिर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, उसमें क्या रखेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे, और जैसे आप वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, दोस्तों आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल युग्म का जो आघूर्ण होता है, बल युग्म आघूर्ण होता है, उसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बारी बारी से बनाते हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लाग में पूछा जाता है, लाग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 से लगाकर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत प्रूफ है दोस्तों, और बहुत अच्छा है। चित्र को समझ लीजिए, साथ में मत बनाइएगा, उसके बाद आप एक बात लिखिएगा, नोट्स कंप्लीट करते चलिए, तभी आप लोगों का बात क्लियर होगी। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि पेपर के टाइम में वही काम आने वाले। मैं ज्यादातर क्लासों में यही बोलता हूं कि आपके नोट्स ही आपके सच्चे साथी। ठीक है, तो चित्र बनाते हैं आप पहले, सभी छात्र जितने लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार जम के सभी लोग शेयर करो, एक बार सभी लोग जम के शेयर करो, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं फटाक से लाइक करें। ठीक है, यदि आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, इतनी देर से क्लास पढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करते रहे और शेयर करते रहिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, चलिए चित्र बनाते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र सबसे पहले बनाते हैं। तो बेटा ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, ठीक है। ये बेटा हमारा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बन गया। अब इसमें इस एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है दोस्तों, तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया इसके अंतर्गत। एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, कौन सा, इसका नाम भी दे दीजिए, नाम दे दिया ए और बी। एक वैद्युत द्विध्रुव कौन सा रख दिया, ए बी वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ठीक है, इस पे माइनस क्यू आवेश रखा है और यहाँ पे रखा है प्लस क्यू आवेश रखा है। और आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव है तो इनके बीच की अल्प दूरी दोस्तों कितनी होती थी, 2L। इनके बीच की अल्प दूरी कितनी होती थी, 2L होती थी। और बेटा ये क्या होती थी, वैद्युत द्विध्रुव की
अच। ये क्या होती थी दोस्तों? वैद्युत ध्रुव की अक्ष होती थी, जो बीच से होकर जाती थी वो वैद्युत ध्रुव की अक्ष कहलाती थी। तो दोस्तों ये वैद्युत ध्रुव की अक्ष हो गई और ये वैद्युत ध्रुव का मध्य बिंदु होगा। इसे दोस्तों हम O से लिखते हैं। मध्य बिंदु को काहे से लिख दिया? O से मान लेते हैं, लिख देते हैं। क्या लिया? सबसे पहले का एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो हमने एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये ले लिया, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र दोस्तों ले लिया। फिर इसमें क्या एक वैद्युत ध्रुव रख दिया, तो ये वैद्युत ध्रुव ए बी रख दिया। ए पर -q आवेश तथा बी पर +q आवेश है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। 2l लिखा है बेटा, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, ठीक है। और ये l लिखा है, समझ में आ रहा है? ये 2l है, तो आप पहले से जानते हैं। हो गया तक? 2l हो गया। अब कहा वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्माघूर्ण, तो इस पे बेटा इस ओर को जो बल कार्य करता है F1 बराबर QE, ठीक है। और इधर कार्य करेगा बेटा F2 बल, इस पे आघूर्ण कार्य करेगा F2, और वो बेटा होगा -QE। F1 बराबर कितना? प्लस का क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा था भाई, ये प्लस लगा कि नहीं? यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, ये प्लस लगा है, तो प्लस का QE, Q था इसलिए प्लस का QE हो गया, और इसका इधर क्या होगा? -QE हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। अब क्या करते हैं? बिंदु B से डाट करके पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको नीचे की ओर, और इधर से बिंदु A से डाट करके ऐसे बढ़ाते हैं। दोनों जहाँ पे काटते हैं उस जगह इसको नाम देते हैं N, ठीक है। और ये बेटा देखो समकोण पे काट रहे हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस समकोण पे काट रहे हैं तो 90 डिग्री हो गया, नहीं N बिंदु दे देते हैं। तो ये हमारा बेटा कंप्लीट चित्र तैयार हो गया, ये हमारा कंप्लीट चित्र तैयार होगा। और ये जो हमारी BN है, ये दोनों आवेशों के जो दोनों आवेश हैं इनके बीच की लंबवत दूरी है। क्या है? दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी है। तो ये हमारा कंप्लीट चित्र हुआ। एक बार हम पुनः बता रहे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो जो हमने लाइनें खींची एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा। फिर में रखे वैद्युत ध्रुव, तो ये हमने वैद्युत ध्रुव बना दिया। पर बल युग्माघूर्ण चाहिए, टाउ चाहिए थे, तो ये क्या करता है? F1 इस साइड लगता है, F2 इस साइड लगता है। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? और ये बेटा जो यहाँ पे एंगल बनना है, ये वाला थीटा कोण पर कार्य थे, मान लेते हैं कितना है? थीटा बनना। अब बात समझ में आया? कोई समस्या? अब चलिए देखिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। देखो कि माना एक वैद्युत ध्रुव AB जो चित्र में बना है उसी को देख के दोस्तों लैंग्वेज लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत ध्रुव AB एक समान वैद्युत, क्या एक समान वैद्युत क्षेत्र था, तो माना एक वैद्युत ध्रुव AB एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर कार्यरत है या थीटा कोण पर रखा है। इतनी बात क्लियर हो गई? थीटा कोण पर रखा है। वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल या वैद्युत ध्रुव पर कार्य करने वाला बल F1 व F2 परिमाण में बराबर, परिमाण कहने का तो इनकी क्वांटिटी, यानी कि यहां भी QE है और यहां भी QE है, परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत है। भाई ये देखो इस ओर लग रहा है, ये क्या करता है? ये बल इस ओर लगता है और ये बल क्या लगता है? इस ओर लगता है। अब ये दोनों बल लगते क्यों हैं? ये बल इस ओर कार्य करेगा और ये बल इस ओर कार्य करेगा। तो देखो ऐसे रखा है वैद्युत ध्रुव, ऐसे ही तो रखा है। अब ध्यान समझिए, ये बल इस ओर खींचेगा और ये बल क्या खींचेगा? इस ओर। तो ये ऊपर को खींचेगा और ये नीचे की ओर खींचेगा। तो ये करता क्या है? ये जो बल लगता है ये वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा है क्या दोस्तों? ये वाली जो लाइनें खींची इस साइड से बाएं से दाएं की ओर है। तो ये जो बल लगता है, ये बल का कार्य क्या होता है? ये जो वैद्युत ध्रुव हमारा AB है इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। भाई वैद्युत ध्रुव हमारा कुछ ऐसे रखा है, अब इसको पर जब बल लगाते हैं तो ये कुछ ऐसे घूम जाता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, वो हमारा ये बल कार्य करता है। ठीक है, और जो लाने का प्रयास करता है उसी को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं, क्योंकि इसको क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का कार्य करता है, इसलिए इसका प्रत्यानयन लाने का प्रयत्न करता है। इसको जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, और चूंकि लाने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। अब बात समझ में आए? एक बार लैंग्वेज पुनः रिपीट कर रहे हैं। माना
माना एक वैद्युत ध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल F1 व F2 परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। एक वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, या ठीक है, जिससे जो वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है या प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं और इसी को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल युग्म आघूर्ण या प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। उस टाउ का व्यंजक निकालना है, टाउ बराबर होता क्या है। तो आप दोस्तों आप चित्र बना लीजिए, उसके बाद हम आपको लैंग्वेज लिखवा दे रहे हैं। और तब तक जब तक आप चित्र बनाते रहिए और साथ में एक बार शेयर करते रहिए, जम के शेयर करिए दोस्तों। जितना आप शेयर करेंगे उतना मेरा पढ़ाने में मन लगता है कि हमारे भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं। और यदि आप सहयोग करेंगे, आपके सहयोग से ही हम आपको सिखा सकते हैं। यदि आप हमारा सहयोग करेंगे तो मैं भी आपका 100% सहयोग करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप सभी छात्र हमारा सहयोग करें, मैं आपका सहयोग करूंगा। तो इसीलिए आप शेयर तो कर सकते हैं, इतना तो कार्य कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी छात्र जुड़ेंगे उतना ही अच्छा लगेगा और मैं उतनी जोश और उमंग के साथ आप सभी छात्रों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा और अच्छे से अच्छे नोट्स बनाने की कोशिश करूंगा और अच्छे से अच्छे नोट्स आपको देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जिससे आपको क्या बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाए और आपको रटना ना पड़े। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर, लैंग्वेज लिखते फटाक से। माना, लिखिए, माना एक वैद्युत, लिखते रहिए साथ में, लैंग्वेज साथ में लिखिएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान, माना वैद्युत ध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान, चलो बाह्य लिख लो, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, माना एक वैद्युत ध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर, कितना एंगल, ये थीटा कोण है, थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल F1 व F2 परिमाण में, मतलब क्वांटिटी, परिमाण में समान परंतु दिशा, देखो माइनस, सिर्फ माइनस यहां दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म आघूर्ण, एक वैद्युत ध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का, वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म, वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है, जिससे जो कौन, बल युग्म, जो मतलब बल युग्म, जो वैद्युत ध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को तो दोस्तों जो वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयत्न करता है,
करता है। प्रयत्न करने का मतलब बेटा प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। चूंकि लाने का प्रयत्न करता है इसलिए प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ, बेटा टाउ ऐसे बनता, देखिए ऐसे करके ऐसे, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। एक कंप्लीट लैंग्वेज भी हो गई। और इसी में बेटा आपका यदि आपसे पूछ ले अलग से कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसे कहते हैं, या इसी में लिख के आता शुरुआत में, प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसे कहते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक दीजिए। तब भी आपको यही करना होगा। इतनी बात क्लियर होगा। लैंग्वेज लिख लीजिए फटाक से। फिर उसके बाद हमको दोनों जो बल हैं F1 और F2, ये बल F1 बेटा, ये F2 है। F1 है व F2 के बीच की, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है Bn, उसको हमें फाइंड करनी है। दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच जो दूरी Bn है उसको फाइंड करनी। क्यों करनी अभी बताते हैं। पहले लैंग्वेज लिख गई तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। फिर लैंग्वेज को रफ कर रहे हैं, आगे प्रूफ क्यों चलते, बस लैंग्वेज थी, थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ, बहुत आसान प्रूफ है। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। ठीक, तो आगे बात कर रहे हैं बेटा। अब ध्यान से देखिए, समकोण आपको त्रिभुज दिखाई पड़ा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ANB में दिखा, समकोण त्रिभुज ANB दिखा बेटा आपको, समकोण त्रिभुज ANB दिखा, नहीं दिखा, ANB समकोण है कि नहीं, है कि नहीं बेटा। आपको पता है साइन थीटा, हमने एक दिन आपको लाल बटे कक्का पढ़ाया था। सोच रहे होंगे जो नए हैं वो सोच रहे हैं सर लाल बटे कक्का क्या है, और बायोलॉजी वाले खास कर देखिए बेटा, हमने बताया था लाल बटे कक्का, एल फार लंब होता है, ए फार आधार होता है, और एल फार के फार कण होता है दोस्तों। तो ये होता है साइन, फिर ये होता है कॉस थीटा, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। थीटा लगा लेना, हम लगाया नहीं, ठीक है। आपसे लंब करने में पूछ रहे हैं साइन थीटा बराबर, तो बेटा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। और लंब किसको कैसे पहचानेंगे, लंब कैसे पहचानेंगे, कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, और कण कैसे पहचानेंगे, जो 90 के सामने की भुजा होती है कण कहलाती है, ठीक है। तो लंब बटे कण होता है साइन थीटा, तो लंब बेटा हमारा कौन सी होगी, Bn हो गया, और बटे कण बेटा हमारा क्या होगा, Bn, और कण बेटा कितना हो जाएगा, लंब बटे कण है ना, तो कण कितना AB, तो Bn बटे AB होगा। ये लिख लिया आपने, इसको रब कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से हमको चाहिएगा Bn, तो Bn चाहिए ना, तो देखिए साइन थीटा बराबर Bn, और दोस्तों AB तो हमको पता है ना, AB यानी कि वैद्युत ध्रुव की लंबाई कितनी 2L, तो 2L हो गया, यानी कि Bn बराबर क्या आ गया हमारा 2L साइन थीटा, ठीक है। Bn बराबर 2L साइन थीटा, यानी कि दोनों बलों जो F1 व F2 के बीच की, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी आ गई, ठीक है। लंब ही तो है। अब इसको डाटा करके भाई पीछे बढ़ाओ इस बल को, तो देखो ये दोनों लंब के बीच में पड़ेगा कि नहीं 90 डिग्री, तो लंबवत हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिएगा बल युग्म आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण लिख ले या बल युग्म आघूर्ण कर ले। आघूर्ण बेटा होता है बल का परिमाण, ये फार्मूला है, बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्या, गुणे दोनों बलों की क्रिया, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के
रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, बल आघूर्ण क्या होता है? बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो दोस्तों बल का परिमाण, बल आघूर्ण यानी कि टाउ, बल युग्म आघूर्ण कहें या बल आघूर्ण कह लें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण कहें या बल आघूर्ण कहें, दोनों का मतलब एक ही। इसे टाउ से लिखते हैं या प्रत्यानयन बल आघूर्ण, तीनों मतलब एक ही, इसे टाउ से लिखते हैं। ठीक है, बल का परिमाण, बल का परिमाण यहाँ F1 और F2 निकल, टोटल परिमाण बल का कितना है? F हो गया। और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी कितनी? ये F1 है और ये F2, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी यही तो बेटा है Bn इंटू Bn हो गया। किसी को समझते हैं यहाँ तक? वैल्यू डाल दो बेटा। तो टाउ बराबर बेटा ध्यान से देखिए F बराबर कितना है? QE, F1 का है, F बराबर QE हो गया और इंटू Bn कितना आपने अभी निकाला 2L साइन थीटा, ये तो होगा। और आप पहले से पढ़ रखा दोस्तों है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को काहे से लिखते हैं बेटा? P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं और P बराबर बेटा क्या होता था? QE इंटू 2L होता था। ये आपने पहले से पढ़ रखा, चूंकि वो आप यहाँ 2L बराबर चाहिए, 2L बराबर, तो बेटा 2L बराबर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से जो 2L निकालें, जो चीज़ गुणे में होती है वो बटे में जाती है, तो 2L बराबर P/Q हो जाए। 2L बराबर P/Q हो गया। अब ये वैल्यू उठा के 2L के स्थान पे P/Q रख देते हैं इसमें, तो टाउ बराबर ध्यान से देखिएगा बेटा, बस थोड़ा सा बचा, टाउ बराबर QE इंटू 2L के स्थान पे कितना? P/Q, तो ये P/Q हो गया कि, और साइन थीटा हो गया। अब देखिए बेटा यहाँ पे भी देखो Q है, यहाँ पे भी Q कैंसिल हो गया, तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा? टाउ बराबर P और E, मतलब जो गुणे में चाहे इधर लिखो चाहे उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये आया। देखिए क्या, एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये इसका व्यंजक दोस्तों हो जाएगा। देखिए कितना छोटा है, यहां से चला यहां पे समाप्त। और लैंग्वेज फिर चित्र 5 नंबर आपको मिलेंगे। कितना आसान है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक दोस्तों, तो आप, मुझे उम्मीद है आप जम के मेहनत करेंगे और आपको ये प्रूफ यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाउ बराबर क्या? PE साइन थीटा, यानी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र था, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा था, इस पे जो बल युग्म लग रहा था, बल युग्म का आघूर्ण लग रहा था, वो बल आघूर्ण क्या होगा? वो टाउ बराबर PE साइन थीटा होगा। एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण जो होगा का व्यंजक क्या होगा? टाउ बराबर PE साइन थीटा। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके 2 कंडीशन है। कंडीशन क्या? ये जब थीटा का मान 0 होगा तब टाउ क्या आएगा? जब थीटा का मान 0 होगा तो टाउ क्या आएगा? और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तब टाउ क्या आएगा? इन 2 केसों को हमें सीखना है। ठीक है, कौन सा फर्स्ट केस? जब थीटा बराबर 0 डिग्री तब टाउ क्या होगा, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब टाउ क्या होगा। राइट, चलिए बात करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब लिखते हैं केस फर्स्ट। बहुत आसान प्रूफ है बेटा, देखा कि नहीं? और यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं, सदाशिव कोचिंग क्लासेस से जुड़े हैं आप, तो आपको बहुत आसान लगेगा। बस आप थोड़ा मेहनत करिए और आप लोग संख्या बढ़ाते रहिए। यदि सदाशिव कोचिंग क्लासेस से आप जुड़े हैं तो बेफिक्र होकर आप पढ़िए, निडर होकर पढ़िए। ठीक है, आप बिल्कुल निडर होकर पढ़िए, लेकिन जितना आप सिखा रहे हैं उतना आप सीखते चलिए। सीखेंगे नहीं, उसको तैयार नहीं करेंगे तब तो दिक्कत हो सकती है ना। इसीलिए जितना आप सदाशिव कोचिंग क्लासेस आपको जितना सिखा रही है, जितना आपको वहां से मिल रहा, उतना आप बड़े ध्यान के साथ सीखिए दोस्तों। ठीक है, हमने कहा केस फर्स्ट है। क्या केस फर्स्ट बेटा क्या कह रहा है? जब थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0, या इसी को कह सकते हैं 0 या थीटा बराबर 180 हो, तो बेटा ध्यान दीजिए, आप थीटा के स्थान पे 0 रखिए या 180 रखिए, दोनों का मतलब एक ही है। कहाँ गया? टाउ बराबर P साइन थीटा आया था, तो बेटा टाउ बराबर आपने भी क्या सीखा? PE साइन थीटा। अभी तो दिखा, देखो आपकी कॉपी पे लिखा होगा। तो टाउ बराबर बेटा क्या हो जाएगा? PE और साइन कितना? थीटा के स्थान पे 0। तो बेटा जो साइन 0 की वैल्यू होती है
वो बेटा होती है, चूंकि साइन 0 बराबर बेटा होता है 0, साइन 0 डिग्री वाला कितना 0 होता है। जिनको ये बायोलॉजी वाले स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट हो, बायोलॉजी वाला ही नहीं, जिनको ये बात समझ में नहीं आ रहा कि साइन 0 बराबर 0 कहाँ से आ गया है, तो हमने एक आपको वीडियो बनाई है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना। किस नाम से वीडियो बनी? त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना। उसमें हमने आपको साइन 0, साइन 30, साइन 60, cos 60, tan, मतलब जितने होते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 के 6 के हमने कैसे मान ज्ञात करते हैं उसको हमने सिखाया। एक गजब की ट्रिक हमने उसमें दी आपको तैयार करने की, बहुत आसान ट्रिक है। आप उसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिए जिसको नहीं आता है, और वहां से आप एक बार उसको नोट कर लीजिए और सही से देखिएगा। आसानी से आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक के माध्यम से फटाक से आपको जैसे हम पूछेंगे तुरंत आप बोलेंगे, ठीक है। तो वहां से आप देख लीजिएगा, हम लिंक उसका दे देंगे और उसके ऊपर लिख भी देंगे कि क्या लिख देंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करना। टाउ बराबर पी और ई हो गया इंटू साइन 0 कितना 0 होता है इंटू 0, यानी कि टाउ बराबर कितना हो जाएगा 0। इस स्थिति में जब टाउ बराबर 0 हो गया, यानी कि इस पे कोई इस वैद्युत ध्रुव पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं कर रहा, और जब वैद्युत ध्रुव पर इस पे कोई बल नहीं लग रहा, इस मार्कर जैसे है, इस ऐसे हम पकड़े हैं, ये मार्कर ऐसे पकड़े हैं। अब यदि इस पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा तो क्या अपनी स्थिति से हिलेगा? भाई हमने कहा जैसे टाउ बराबर 0 है, तो हमने कहा इस मार्कर को पकड़े हैं, या मान लेते ये वैद्युत ध्रुव है, इसको हम पकड़े हैं, तो यदि हम इस पे कोई बल नहीं लगाएं, बल क्या है? बल युग्मागुण, तो क्या ये हिलेगा? नहीं हिलेगा, यानी कि हिलेगा नहीं कि अपनी संतुलन की अवस्था में होगा। संतुलित होने का मतलब ये हिलेगा नहीं, यानी कि अपनी संतुलन की अवस्था में होगा। जो उसकी संतुलन अवस्था हो, जहां पे जैसा रुका होगा, जहां जैसा बैठा होगा, वैसे ही रहेगा। अतः लिख लीजिए, अतः वैद्युत द्विध्रुव संतुलन की स्थिति में होगा, राइट। अतः वैद्युत ध्रुव कैसे होगा? संतुलन की स्थिति में होगा। अब आप सोच रहे हैं सर थीटा बराबर 180 लिखा। हाँ बेटा, साइन 180 की वैल्यू भी 0 डिग्री होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 डिग्री होता है, इसलिए हमने 0 रख दिया, ठीक है। साइन 180 की वैल्यू भी, यहाँ साइन 0 के साथ 180 रखोगे, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो जब 0 से मल्टीप्लाई तो यही तो आएगा, इसलिए हमने उसको लिख दिया। केस बेटा सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, इसको रब करें बेटा। तो जब सेकंड की बात करते हैं ध्यान से देखिएगा, तो जब थीटा बराबर बेटा कितना बताया था अभी 90 डिग्री, जब थीटा का कितना हो 90 डिग्री हो, तो अब अभी आपने लिखा क्या, टाउ बराबर क्या सीखा था, फॉर्मूला क्या था, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो यानी कि टाउ बराबर बेटा कितना हो जाएगा पी ई, और साइन थीटा कितना 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। अब ये भी आपको वहीं से पता चलेगा, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं इसका मान क्या होता है। यदि आप सीखना चाहते हैं कि इसको कहाँ से आता है, साइन 90 की वैल्यू हम बताएंगे अभी 1 होती, तो बहुत लोगों को पता होगी, बहुत से छात्रों को पता होगी, बहुत से छात्रों को नहीं पता होगी। अब जिनके मन में शंका कि साइन 90 डिग्री 1 कहाँ से आता है, तो उसका मैं वीडियो आपको लिंक में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। टाउ बराबर कहाँ से आई, उसमें आराम से आप देखिएगा पूरा समझ में आएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी 1 रख दिया, तो यानी कि टाउ बराबर पी आया, टाउ बराबर पीई आया, सॉरी, तो टाउ बराबर जो पीई आया जाके, ये टाउ का मैक्सिमम मान होता है, इसलिए इसको लिख सकते हैं टाउ मैक्स बराबर, मैक्स मतलब मैक्सिमम मतलब अधिकतम, जो बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता। इतना बल हम, अधिकतम बल मतलब इतना बल इसको हम वैद्युत ध्रुव को घुमाने में लगा सकते, वो अधिकतम बल होगा, टाउ मैक्स लिखा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाउ मैक्सिमम बराबर पीई, ठीक है, ये आएगा। अतः कहने का मतलब है, अतः वैद्युत द्विध्रुव, अतः दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान
वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण का मान अधिकतम होगा। क्या? अतः वैद्युत ध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा। अधिकतम कहने का तो मैक्सिमम होगा, इससे अधिक नहीं होगा, अधिकतम होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रूफ और इसके जो दो केस हैं, ये बेटा केस सेकंड है, केस वो फर्स्ट था, एक केस सेकंड, इसके दो केस जो आपने अच्छे से सीख लिए होंगे और दो आपने इसका प्रूफ अच्छे से तैयार कर लिया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप तैयार भी कर लेंगे मुझे उम्मीद है। जब थीटा 0 होगा तब जो वैद्युत ध्रुव आपसे ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में अतिलघु उत्तरी में पूछ सकता है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो वैद्युत ध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर कार्य जो बल आघूर्ण ज्ञात करना, उसमें पूछे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टाउ बल युग्म आघूर्ण क्या होगा। तो आप बताएंगे जब 0 डिग्री होगा तो 0 होगा, और तब इस स्थिति में वैद्युत ध्रुव कैसा होगा, तब इस स्थिति में वैद्युत ध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में, यानी कि वैद्युत ध्रुव कैसा होगा, संतुलित होगा। और यदि आपसे पूछ रहे कि वैद्युत ध्रुव कितना, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि उस पर कार्य करने वाला जो बल है थीटा एंगल जो हमारा 90 डिग्री हो, इसको कहाँ रखा गया 90 डिग्री, यानी 90 का थीटा जो 90 रख देते हैं, यानी कि यही वैद्युत ध्रुव को हम क्या बिल्कुल सीधा खड़ा कर देते हैं 90 डिग्री पे, जो ऐसे तिरछा रखा है इसको बिल्कुल हम सीधा खड़ा कर देते तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री दोस्तों हो जाता, तब वैद्युत ध्रुव का जो बल युग्म आघूर्ण होता है या बल आघूर्ण होता है तो कितना होगा, तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सर ने बताया था टाउ मैक्स बराबर कितना, पी, टाउ मैक्स बराबर पी। अतः वैद्युत ध्रुव पर जो कार्यरत बल आघूर्ण होगा अधिकतम होगा। तो दो कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए अतिलघुत्तरी के लिए और अतिलघुत्तरी के बहुविकल्पी, सबके लिए एक नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, इसके केस, और बाकी प्रूफ तो इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप सभी छात्रों को बहुत पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आई है आज की क्लास तो दोस्तों एक बार जम के शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आज की चैप्टर, आज का जो लेक्चर था दोस्तों, आपका आज का जो सेशन था, आप सभी छात्रों को कैसा लगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।